खबरें लेकर हाजिर हैं अपना उत्तराखंड में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा निगेरा। ये बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रोड शो करेंगे। आज अगस्त मुनि के खेल मैदान पर रोड शो किया जाना है। इसके साथ आपको बताएं, सीएम धामी नारी शक्ति वंदन महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। रुद्रप्रयाग में सीएम धामी करोड़ों की सौगात भी देने जा रहे हैं। देहरादून में आज उत्तराखंड कांग्रेस का विराट कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। आपको लिए चलते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं वहां की। सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उनके पहुंचने का समय है। देहरादून में पुलिस लाइन हेलीकॉप्टर से आएंगे और फिर बन्नू स्कूल के ग्राउंड में पहुंचने का उनका प्रोग्राम है। कांग्रेस का दावा है कि विराट कार्यकर्ता सम्मेलन में 10,000 से ज्यादा बूथ लेवल के कार्यकर्ता आएंगे और 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद होगा। सहयोगी दीपांकर भट्ट जुड़ गए हैं देहरादून से लाइव और लेते हैं जानकारी। दीपांकर, सुबह समय बताया जा रहा है 12 बजे का जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। कार्यक्रम की तैयारियां कैसी की गई हैं और आज एजेंडा क्या है कांग्रेस का? क्या आज से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद माना जाए कांग्रेस के लिए? हेलो, ठीक है। बिल्कुल कंचन, जिस तरह राहुल गांधी अपनी यात्रा कर रहे हैं मणिपुर से लेकर और मुंबई तक जो उनकी यात्रा होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे अभी तक 2024 में कोई बड़ा रैली या कोई बड़ा कैंपेन उन्होंने शुरू नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि देवभूमि आज जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक कैंपेन की शुरुआत होगी। और पूरे देश में कांग्रेस का दावा है कि जो स्थितियां हैं पूरे देश में जिस वक्त विपक्षी गठबंधन के लिए, वो हालात टफ जरूर है, लेकिन बावजूद इसके एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे 12:30 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से फिर 1 बजे पहुंचेंगे। और अब यहां पर जो विराट कार्यकर्ता सम्मेलन पहला कांग्रेस मानती है कि ये लोकसभा चुनाव का शंखनाद है, यह शुरुआत होगी यहां से। लेकिन 2014 का चुनाव हमने देखा, 2019 का देखा, 5 सीटें यहां पर कांग्रेस दोनों बार हारी। तो ऐसे में कांग्रेस में बहुत ज्यादा स्कोप नजर आता है। कार्यकर्ताओं को यह अभी देखना होगा कार्यकर्ताओं को कितनी मेहनत यहां पर करनी पड़ेगी, लेकिन इसे नाम दिया गया है विराट कार्यकर्ता सम्मेलन, यहां पर नाम दिया गया है। और आप देखेंगे तो मंच यहां पर लग चुका है और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो सीनियर लीडरशिप है उत्तराखंड कांग्रेस की, वो यहां पर मौजूद है। ये हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह हो या दूसरे बड़े नेता यहां पर हो, तैयारी यहां पर की गई है। और ठीक ठाक कार्यकर्ताओं, ये माना जा रहा है 10,000 कार्यकर्ताओं का एक उम्मीद कांग्रेस ने की है कि यहां पर पहुंचेंगे। हमारे साथ दीपिका पांडे सिंह है जो झारखंड से ताल्लुक रखती हैं, विधायक है वहां पर कांग्रेस की और उत्तराखंड में सह प्रभारी। मैम, जिस तरह की स्थितियां हैं, आपको लगता है कि ये आज एक तरीके से पूरा कैंपेन कांग्रेस पूरे देश में शुरू कर रही है? देखिए, जैसे हालात हैं आप लोग देख रहे हैं, विपक्ष से जनता परेशान है। जो जनता के मुद्दे हैं उस पर तो ये काम कुछ कर नहीं रहे, लेकिन तमाम ऐसे भावनाओं को भड़का करके प्रयास कर रहे हैं कि वो तीसरी बार भी सत्ता में काबिज हो। कांग्रेस ये बिल्कुल होने नहीं देगी। जनता की आवाज बनने का काम हमारे नेता ने किया है भारत जोड़ो के माध्यम से। आप जानते हैं अभी भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से और बंगाल पहुंचे हैं। कि मल्लिकार्जुन खड़गे आज एक तरीके से शुरुआत कर रहे हैं कैंपेन की पूरे देश में, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आज उत्तराखंड आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से विपक्ष घबराई हुई और विरोध कर रही है, ये कैंपेन बहुत सफल होने वाला है। राज्य भर के कार्यकर्ता आज यहाँ एकत्रित होंगे। यहाँ की आम जनता अपनी बातों को लेकर, तो विराट सम्मेलन जो है इसमें विराट संख्या में कहा जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। शुक्रिया आपका दीपांकर भट्ट जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। धामी ने कहा कि 30 जनवरी को यूसीसी कमेटी ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी। सीएम धामी ने कहा है कि ड्राफ्ट का काम पूरा हो चुका है। अब ड्राफ्ट को अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करके टाइप किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली बेंच 30 जनवरी को सरकार को ड्राफ्ट सौंपेगी और इसके बाद विधानसभा सत्र है, यानी कि संभावना जताई जा रही है कि इसी विधानसभा सत्र में यूसीसी बिल को लाया जा सकता है। सेशन में पास भी किया जा सकता है यूसीसी। यूसीसी कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है लगभग आपको बताऊं तो उसका भी हमको जल्दी ड्राफ्ट मिलने वाला है। तो
वो ड्राफ्ट लेना भी है। उस ड्राफ्ट को अभी वो टाइप हो रहा है, पहले इंग्लिश में था, हिंदी में भी टाइप हो रहा है, उसके वॉल्यूम बन रहे हैं। 30 तारीख को वो लोग आएंगे, देंगे, फिर उसके बाद विधानसभा का सत्र भी होना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का दावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव के वक्त किया था और लोकसभा चुनाव से पहले जनता से किया वादा पूरा करने की तैयारी है। अपने टॉप 3 एजेंडों में शामिल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करके बीजेपी लोकसभा चुनाव में जाना चाहती है। देखिए रिपोर्ट। साल 2022 विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि की जनता से वादा किया कि सरकार आने पर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और 2 साल पूरा होने से पहले धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना वादा पूरा करने जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां शादी, तलाक, दहेज, संपत्ति के बंटवारे, गोद लेने के लिए सबके लिए एक कानून होगा। राम मंदिर और धारा 370 हटाने के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है और बीजेपी के राष्ट्रीय एजेंडे का वादा धामी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करने जा रही है। एक सूत्री एजेंडा था हमारा और यूसीसी को लागू किया, कमेटी बनाई, उसके लिए पूरी बैठकें हुई और सभी लोगों से कमेटी ने बातचीत की है। तो हमारी अपेक्षा ये है इस सत्र में उससे पहले वो ड्राफ्ट हमें मिले, सरकार को मिले, तदुपरांत फिर कार्यमंत्रणा समिति और उसमें जो एजेंडा बनेगा कि हम विधानसभा सत्र में व्यापक चर्चा के लिए एजेंडा में शामिल करेंगे। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये है। 5 फरवरी से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और फिर लोकसभा चुनाव की घोषणा का इंतजार हो रहा है। ऐसे में साफ है कि चुनाव के दौरान देवभूमि के इस कदम की चर्चा पूरे देश में होगी। कांग्रेस इसे बीजेपी का विशुद्ध चुनावी एजेंडा बता रही है। यूसीसी एक बहुत जटिल चीज है। इसमें अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों की मान्यताएं हैं। तो ये तो केंद्र का विषय है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए राज्य सरकार ने इस बात को कहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होगा, ये बीजेपी का एजेंडा है और देवभूमि से इसे लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। अल्मोड़ा लोकसभा में लोगों ने कांग्रेस पर सिर्फ एक बार भरोसा किया, जबकि 2 बार बीजेपी सांसद यहां से रहे। ऐसे में 2024 में क्या बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी या फिर जनता हाथ का साथ देगी? लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी पीएम मोदी के करिश्माई चेहरे के साथ मैदान में है और 2024 में प्रचंड जीत की बात कर रही है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट के साथ सभी सीटों पर इस बार बीजेपी ऐतिहासिक जीत का दावा कर रही है। 14 में भी हमारे पास 5 की 5 लोकसभा थी। 2019 में 5 की 5 लोकसभा और अधिक वोटों से हमारे पास थी और 2024 के चुनाव में मैं आपको ऐतिहासिक बहुमत बता रहा हूँ कि पूरे देश में भी इतिहास बनेगा और उत्तराखंड राज्य के अंदर भी 5 के 5 लोकसभा ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 44% राजपूत, 29% ब्राह्मण और 27% SC, ST और अन्य हैं। कांग्रेस इस बार बेहतर प्रत्याशी देकर सीट को अपने पक्ष में करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। जिला सम्मेलन के साथ ही बूथ से कार्यकर्ताओं को जोड़ रही है। पिछली बार की जो समीकरण थी वो अलग ही था, क्योंकि उसमें काफी गैप रहा था, लेकिन हम उस गैप को पूरा करने के बाद हम आगे की बढ़त की बात सोचेंगे और उसी हिसाब से अपने संगठन को तैयार करेंगे। अब देखना होगा कि जनता तीसरी बार भी बीजेपी पर ही विश्वास करेगी या फिर कांग्रेस को मौका देगी। कांग्रेस प्रत्याशी को पिछली बार 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से हार मिली थी। ऐसे में अल्मोड़ा लोकसभा सीट की परीक्षा कौन पास करता है, यह आने वाला वक्त तय करेगा। न्यूज़ 18। उधर हल्द्वानी में भू कानून और मूल निवास को लेकर बड़ी रैली है। यहां पर बुद्ध पार्क से लेकर हीरानगर गोलजू मंदिर तक रैली होनी है, जिसमें कई संगठन के लोग शामिल होंगे। पहले देहरादून में भू कानून और मूल निवास पर बड़ी रैली हो चुकी है,
और आइए बात करते हैं मौसम की। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश और बर्फबारी नहीं होने से सूखे जैसे हालात बन गए हैं। बारिश नहीं होने से फसलें सूख रही हैं और फूलों के उत्पादन पर भी अब इसका असर पड़ रहा है। सरोवर नगरी नैनीताल में झीलों का पानी कम होने लगा है। पेयजल स्रोत सूखने लगे हैं जो कि चिंता बढ़ा रहे हैं। छोटी हल्द्वानी में अंग्रेजों ने एक आयरन फाउंड्री स्थापित की थी जो कि जर्जर हो चली है, लेकिन अब जिसके जीर्णोद्धार के लिए ग्रामीणों की कोशिश रंग लाई है, उसी पर यह रिपोर्ट देखिए। कुमाऊं में अंग्रेजों ने 4 फाउंड्री स्थापित की थी, जिनमें से एक कालाढूंगी के पास है। इस आयरन फाउंड्री में कभी लोहा पिघलाया जाता था, जिसे यहाँ से पूरे देश में भेजा जाता था, लेकिन 1856 में बनी इस फाउंड्री को पर्यावरण की दृष्टि से 1876 में तत्कालीन कमिश्नर सर हेनरी रैमजे ने बंद करा दिया, जिसके बाद अब इस फाउंड्री को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। तो ये 1856 में बनाई गई है और वैसे इसका जो इतिहास है, मोटा मोटा जो इतिहास निकल कर आता है 1854 से यहाँ पे जो है अंग्रेजों ने इसका मतलब वर्क स्टार्ट किया था। तो ऑब्जेक्टिव ये था, उद्देश्य ये था उनका कि यहाँ पे उस ज़माने में अंग्रेज जो है रेलवे का डेवलपमेंट कर रहे थे हिंदुस्तान में, तो उसके लिए उनको लोहा चाहिए था। तो यहाँ पे उन्होंने लोहे की ये फैक्ट्री लगाई और यहाँ से लोहा बन के जो है यहाँ से जाता था काठगोदाम, फिर यहाँ से पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता था पूरे हिंदुस्तान के लिए। अंग्रेजों की ये धरोहर अब पर्यटकों को दिखाने के काम में लाई जाती है, लेकिन समय के साथ ये फाउंड्री जर्जर होने लगी है, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसके जीर्णोद्धार की मांग की है और अब पर्यटन विभाग ने इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। ये ब्रिटिशकालीन आयरन फाउंड्री है। यहाँ पे लंबे समय से यहाँ के ग्रामीण जो है इसके लिए प्रयासरत है कि इसका जीर्णोद्धार हो, इसलिए सरकार ने जो है अभी हाल ही में 1.5 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन किया है और इससे इसका जो है जीर्णोद्धार यहाँ पे चल रहा है। आने वाले समय में ये पर्यटकों के लिए खूबसूरत स्थल के रूप में उभर के आएगा। अंग्रेजों के दौर की कई यादें कुमाऊं में आज भी मौजूद हैं, जो समय के साथ धूमिल पड़ती जा रही हैं। अगर इन्हें संरक्षित किया जाए तो पर्यटकों को ये खासा आकर्षित कर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए कालाढूंगी से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए। था आपका उत्तरकाशी से खबर, जहां पर नगरपालिका की एक बिल्डिंग में पानी की टंकी कूड़ेदान बनकर रह गई है। जी हां, जिससे इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ये पानी की टंकी जिसे कूड़ेदान बनाया गया है। लोगों का नगरपालिका पर आरोप है कि कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन उसके बाद भी पानी की टंकी की सफाई नहीं कराई जाती। टैंकों में इतना सारा कबाड़ा भरा हुआ है नगरपालिका की बिल्डिंग में। हर टैंक में देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितना कबाड़ा भरा हुआ है और नीचे भी जब सीढ़ियों में इतना कबाड़ा है और बीड़ी के टुकड़े और सिगरेट के टुकड़े मिलते हैं नीचे पूरी बिल्डिंग में। नई टिहरी शहर से अगली खबर, जहां एक्स्ट्रा स्पेस मामले का अभी तक समाधान नहीं होने से लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब इसी वजह से लोग निर्माण कार्य भी नहीं करवा पा रहे हैं। नई टिहरी शहर में लोगों को अनडेवलप्ड प्लॉट्स दिए गए, जिन्हें डेवलप कराने में ही लोगों ने एक्स्ट्रा स्पेस पर कब्जा कर लिया, जो अतिक्रमण की जद में आ गया है। जिसके बाद लोगों के द्वारा इस एक्स्ट्रा स्पेस का सरकारी रेट से पैसे जमा करने की मांग की गई है। जमा करा दिए पुनर्वास में, सरकार के पास शासन में कागज भी भेज दिए, परंतु आज तक वो स्थिति असमंजस है। लोगों ने निर्माण करें या ना करें, उस पर लोग अटके हुए हैं। इस बारे में एक हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जहाँ भी अधिक स्पेस अगर किसी के पास है और उसका नियमितीकरण किया जाना है तो उसका प्रस्ताव हम जनपद स्तर पर बनाएंगे और उसको शासन तत्काल प्रेषित। ये अब आपको बताते हैं, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड प्रदेश के 117 मदरसों में रामायण का पाठ पढ़ाना चाहता है, लेकिन अब फैसले पर विरोध बढ़ रहा है। ना तो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे और ना ही मुस्लिम संगठन से जुड़े लोग इस फैसले को मानने को तैयार हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि स्कूलों में कुरान की तालीम दी जाए। देखिए रिपोर्ट। मार्च से वक्फ बोर्ड चाहता है कि प्रदेश के 117 मदरसों में रामायण का पाठ मदरसे के बच्चे भी पढ़ें। इसीलिए बकायदा टीचर्स के अपॉइंटमेंट तक करने जा रहा है। लेकिन प्रदेश में मदरसे चला रहे मदरसा संचालक मानते हैं कि वक्फ बोर्ड की तरफ से हर फैसला थोपा जा रहा है। उनका कहना है कि क्या शिशु मंदिर में कुरान शरीफ पढ़ाई जा सकती है, क्या स्कूलों में दीनी तालीम दी जा सकती है,
तो फिर मदरसों के लिए ही कभी संस्कृत तो रामायण जैसे फैसले क्यों? तो मैं गुरुद्वारों में या सिखों के खास उनके मजहबी स्कूलों में या ईसाइयों के मजहबी स्कूलों में या बुद्धिस्टों के मजहबी स्कूलों में जाके कहूं कि आप हमारे कुरान को भी पढ़िए, मैं आपका चैनमैन करना पड़ेगा आपको, तो कौन मंजूर कर लेगा? तो इसलिए मेरे हिसाब से तो बात यह है कि इस तरह के बयान से गुरेज करना चाहिए और इस तरह की चीजों को सौंपना और थोपना नहीं चाहिए। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को लगता है कि रामायण को भी सिलेबस में शामिल करना उन पर बोझ होगा। पहले से ही वो हिंदी, इंग्लिश, गणित जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, उर्दू किताब पढ़ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब कुछ पढ़ रहे हैं। अभी रामायण हम नहीं पढ़ सकते हैं। ये पढ़ाई हम बड़े होकर पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत पढ़ाई का बोझ है। अभी हम दिन रात कलाम पाक पढ़ते हैं, कुरान करीम पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उर्दू की किताबें सब कुछ पढ़ते हैं। इसलिए हम बड़े होकर मुताला करेंगे, इस किताब को हम पढ़ेंगे जरूर। पहले संस्कृत फिर ड्रेस कोड को मदरसों में लागू करने को लेकर विवाद गरमाया, लेकिन अब रामायण को चैप्टर का हिस्सा बनाना मुस्लिम धर्म गुरुओं को बिल्कुल रास नहीं आ रहा और वो सीधे कुरान शरीफ को स्कूलों में शामिल करने की बात करने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।